आइए ज़रा फिर हम लोग आज प्रॉब्लम्स कुछ करें गेट के। गेट की एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, बहुत मज़ेदार प्रॉब्लम है, जिसमें कि आपको एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर दिया गया है। दिस इज़ आइडियल ट्रांसफॉर्मर, राइट। और इस आइडियल ट्रांसफॉर्मर में एक ये कोर है आपका, दिस इज़ वाइंडिंग N1 और N2 दी हुई है, और ये आपका फ्लक्स जा रहा है और इससे ऐसा फ्लक्स मूव कर रहा है, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा है क्वेश्चन में, आइडियल ट्रांसफॉर्मर है और प्राइमरी और वाइंडिंग की जो टर्न्स रेशियो है वो दिया हुआ है N1/N2 इज इक्वल टू 2। ये दिया हुआ आपके पास, दिस इज योर क्वेश्चन। और आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। अब इन्होंने कहा कि फेजर डायग्राम ड्रॉ करो, कि व्हाट इज द फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम क्या होगा। क्वेश्चन तो बहुत मजेदार है भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने में हम क्या करते हैं, हमारे को क्या मिलता है। फेजर डायग्राम ड्रॉ करने में मैंने आपको 3 इक्वेशन लिखवाए थे। V1 इज इक्वल टू E1 EP प्लस J टाइम्स IP XP एंड प्लस RP, और हमने आपसे कहा था ES इज इक्वल टू V2 एंड प्लस I2 मतलब RS एंड J टाइम्स IS XS। ये मैंने आपसे 2 इक्वेशन दिया था, और एक इक्वेशन दिया था आपका ये I1 इज इक्वल टू I0, यानी कि IP इज इक्वल टू I0 ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट। दिस इज आइडियल ट्रांसफॉर्मर। अगर ये आपका आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो लॉसेस नहीं होंगी इसमें, और अगर लॉसेस नहीं होंगी तो ये टर्म क्या होगा, दिस टर्म इज जीरो, दिस टर्म इज जीरो। तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा V1 इज इक्वल टू EP 1 मिलेगा, ES इज इक्वल टू V2 2 मिलेगा, ठीक है। फ्लक्स आपका जाहिर है फ्लक्स जाएगा, और बिकॉज ये नहीं है, ये अगर नहीं है तो इसका मतलब कि वोल्टेज और करंट जो होगा आपका V एंड I, ये दोनों आपके सेम फेज में आ जाएंगे, सेम फेज में आ जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ठीक है, कैसे ड्रॉ किया जाए इसको। तो देखिए एक चीज है, सबसे पहले तो हम फाइल लेंगे, आप अपना फाइल ले लो। N1 N2 इन्होंने कहा है कि N1/N2 है, इसका बाय 2, इसका मतलब क्या होगा कि EP इज ग्रेटर देन ES। पक्की बात, क्यों, क्योंकि EP/ES इज इक्वल टू N1/N2 एंड दिस इज इक्वल टू IS/IP। भैया एक बात पक्की हो गई कि EP आपका ES से बड़ा होगा, और हाई वोल्टेज साइड में आपका करंट छोटा होता है, तो IP जो है आपका हाई वोल्टेज साइड ये हो गया, हाई वोल्टेज साइड ये हो गया, तो हाई वोल्टेज में करंट आपका छोटा होता है, तो ये आ गया। यानी कि आपका जो मूल मंत्र हो गया वो ये दोनों हो गए, बस इतने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। EP ग्रेटर देन ES एंड IP स्मॉलर देन IS। बाकी आपका ये सारी चीजें तो आपको मिली क्या क्या, देखिए अब आपको फेजर प्लॉट करने के लिए जो मिली है उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। V1 इज इक्वल टू EP पहला, ES इज इक्वल टू V2 दूसरा, I1 इज इक्वल टू I0 एंड प्लस IP इज इक्वल टू I0 तीसरा, ठीक है। वहां देखिए EP/ES इज इक्वल टू N1/N2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू IS/IP। यानी कि कहने का मतलब कि आपका EP जो होगा वो ES से बड़ा होगा, लेकिन IP जो होगा वो आपका किससे छोटा होगा, IS से छोटा होगा, ठीक है भाई, बढ़िया। करें सॉल्व। आइए अब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कहाँ गया, जब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसका, यहाँ देखिए, अब हम जब फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। आप सबसे पहले क्या ड्रॉ करते हो कि ये हमारा E1 E2 लैग करता है, तो E1 E2 को लैग करा दो। जब E1 E2 को लैग कराओगे तो आपका प्राइमरी वोल्टेज क्या होगा, प्राइमरी वोल्टेज बड़ा होगा, EP एंड दिस इज ES, ठीक ना, ठीक है। अब आपका I2 कहाँ होगा, अब यहाँ पर कुछ है नहीं, तो आपका I2 जो है
I2 का फेजर भी आपका यहीं पर आ जाएगा। सो दिस विल बी योर IS, सेकेंडरी करंट आपका आ जाएगा, सेम फेज में आ जाएंगे, ठीक है ना। अब आप क्या करते हो, इधर आप लेकर I2 को आते हो, है ना, IP को। तो यहाँ पर आप इसको जब लेकर जाएंगे तो आप कहते हैं कि इसकी मैग्नीट्यूड के बराबर हम लेकर जाएंगे। तो ये आपका जब IS चला गया तो यहाँ से आपका क्या मिलेगा, ये आपका फेजर है, ये इसको 0 मान लो, ठीक है, ये आपका फेजर IS है, ठीक है। IS बड़ा होगा, है ना, EP आपका बड़ा होगा, IS आपका छोटा होगा। आइए अब हम EP की बात करते हैं, EP हमारा छोटा है, सो IS क्या होगा, IS यहाँ पर आपका आ गया। तो जब हम इसको लेकर जाएंगे उधर तो ये हमारा क्या आता है, ये हमारा आता है EP, और EP किससे छोटा होगा, इसको छोटा बनाइए, इसको दिखाइए छोटा, यस ये आपका छोटा हो गया। दिस इज योर IP, प्राइमरी करंट, क्योंकि प्राइमरी करंट तो ऊपर ही आता है ना, तो प्राइमरी करंट ऊपर आ गया। फेज डिफरेंस नहीं होगा, क्यों, इसलिए फेज डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि फेज डिफरेंस क्रिएट करने वाले दोनों है ही नहीं, ना आपके पास प्राइमरी वाइंडिंग में कुछ है ना आपके सेकेंडरी वाइंडिंग में कुछ है, दोनों में नहीं है, ठीक है। तो हमारे को कैसा मिलेगा, ये हमारा फेजर डायग्राम मिलेगा, ठीक भाई। सो दिस इज योर करेक्ट फेजर डायग्राम। ये इसको और अगर अच्छे से आप अगर देखना चाहो तो इसको थोड़ा सा इस डायग्राम को ऐसे ऐसे बढ़ा दो और यहाँ पे साफ दिखा दो, ये दोनों पैरेलल यानी कि सेम फेज में होंगे। ये आपका IS चला जाएगा और ये छोटा सा बनाओ दिखाओ आप, ये आपका IP चला जाएगा, क्योंकि आपकी प्राइमरी करंट जो होगी वो कम होगी, ठीक है, फाइन, बोलिए, बढ़िया। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व। तो याद रखिएगा आइडियल ट्रांसफॉर्मर की जो फेजर डायग्राम आती है वो इस तरह के आती है, राइट। बोर्ड दिख रहा है, भाई एक बात और यहाँ क्लियर कर दूं, दिस इज वेल अंडरस्टूड, इसमें आप लोग मतलब बुरा मत मानिएगा कि आपने सर सप्लाई नहीं दिया था, ये तो ओपन है। दिस इज नॉट ओपन, बिकॉज जब करंट फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियस है यहाँ पर वोल्टेज लगा हुआ होगा और यहाँ पर लोड भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। शायद अभी मैं क्वेश्चन देख रहा था तो आपके लोड में एक R रेजिस्टिव दिया हुआ है, तो इससे और आपकी प्रॉब्लम आसान होगी, है ना। रेजिस्टिव दिया हुआ है इसका मतलब कि दोनों सेम फेज में होंगे, तो और ये आपके आसान होगी। तो आसानी के लिए तो ये मोर और लेस एक बड़ा अच्छा सा आपका प्रॉब्लम था। तो अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जितना मैंने बता दिया है उतने को ही यूज़ करेंगे आप, आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इन्होंने कहा कि एक ट्रांसफॉर्मर है, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है और जिसके पास मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो है 90% एट UPF, यूनिटी पावर फैक्टर पर, ठीक है, ये उन्होंने कहा। अब उन्होंने कहा कि एफिशिएंसी निकाल दो एट हाफ लोड पर, कि हाफ लोड पर एफिशिएंसी कितनी होगी एट सेम पावर फैक्टर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है, मैक्सिमम एफिशिएंसी दी हुई है 90% में, मैक्सिमम 90% इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी है, यूनिटी पावर फैक्टर लोड है। हाफ लोड पर आपसे पूछे कि सेम पावर फैक्टर पे एफिशिएंसी कितनी होगी, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब आइए अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा। देखिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, XS cos phi एंड डिवाइडेड बाय XS cos phi एंड प्लस PI एंड x स्क्वायर PCU, ये आपको एक क्वेश्चन बताया था मैंने। ऑब्वियस है परसेंटेज में होगा तो 100 आप लिख लीजिए, परसेंटेज फर्स्ट क्वेश्चन। ये लोड फैक्टर है, पावर फैक्टर है और ये आपका KVA रेटिंग है, आयरन लॉस है और आपका कॉपर लॉस है। मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगा, एट एफिशिएंसी मैक्सिमम क्या होगा, आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस होती है ना, आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस, ठीक। ये इन्होंने इस बात का जिक्र बिल्कुल भी नहीं की हुई है कि आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी कहाँ पर है, ठीक है। हाँ एक बात इन्होंने जरूर कही है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है वो मैं लिखना भूल गया, वो फुल लोड पर है। ये आपका है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी जो मिल रहा है इनको
फुल लोड पे मिल रहा है और यूनिटी पावर फैक्टर पे मिल रहा है, और हाफ लोड पे आपको कैलकुलेट करना है एफिशिएंसी एट हाफ लोड एट सेम पावर फैक्टर। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये आपका एक्स है लोड फैक्टर। तो एट फुल लोड की बात आती है, अगर हम एट फुल लोड की बात कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो पी आई कितना हो जाएगा, पी सी यू के बराबर हो जाएगा। तो जो एफिशिएंसी आपकी 90% दी हुई है, दिस इज 90/100 एंड दिस इज इक्वल टू 1 एस यूनिटी पावर फैक्टर एंड डिवाइडेड बाई 1 एस यूनिटी पावर फैक्टर एंड प्लस पी आई एंड प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस पी आई। यही तो होगा भाई, पी आई इज इक्वल टू पी सी यू हो गया, तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी कि पी आई इक्वल टू पी सी यू, तो हमारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अब हम लिख सकते हैं एस डिवाइडेड बाई एस प्लस 2 पी आई इज इक्वल टू 90/100। ये आप कैंसिल कर दीजिए, जब आप इसको कैंसिल कीजिएगा, इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 9s प्लस 18 पी आई इज इक्वल टू 10s, ये आ जाएगा आपका 9s, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमें, 9s प्लस 18i इज इक्वल टू 10s। अब s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18 इंटू पी आई आ जाएगा। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2 करके रख लीजिए, आप इसको हाथ में ना आंसर रख लीजिए। आप एफिशिएंसी कह रहे हैं कि एट x इक्वल टू हाफ पे बताओ, x इक्वल टू हाफ पर, हाफ लोड पर कह रहे हैं कि एफिशिएंसी बताओ हाफ लोड पर सेम पावर फैक्टर, तो क्या लिखेंगे आप, एक्स एस कॉस फाई एंड डिवाइडेड बाई एक्स एस कॉस फाई एंड प्लस पी आई एंड एक्स स्क्वायर पी सी यू इंटू 100 करेंगे। आइए, x कितना है तो 0.5, s छोड़ दीजिए 1, 0.5 s इंटू 1 प्लस पी आई, और इसको क्या लिखेगा एक्स स्क्वायर यानी कि 1/4 पी सी यू इंटू 100। ठीक है, और अगर ये पी आई और पी सी यू बराबर हैं तो एस हमारा किसके बराबर होगा, एस हमारा 18 पी यू पी सी यू के भी तो बराबर होगा। अगर ये दोनों बराबर है तो इसको क्यों भूल रहे हैं, इसको भी रखे रहिए। ठीक है भाई, आइए देखते हैं ज़रा कैसे सॉल्व करना है हमको। तो हम क्या लिखेंगे, 0.5s डिवाइडेड बाई 0.5s पी आई, पी आई के जगह पे हम क्या लिखते हैं, ठीक है, तो पी आई के जगह पे लिखते हैं 1/18s, ठीक है, प्लस 1/4, पी सी यू के जगह पे क्या लिखते हैं, s/18 लिख देते हैं, ठीक ना, इंटू 100। 18 नीचे आपका एलसीएम आ जाएगा, 18 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, 18 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो एक 18 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ऊपर क्या हो जाएगा 18 इंटू 5 यानी कि 9s डिवाइडेड बाई 9s प्लस s एंड प्लस s/4 होगा इंटू 100। ठीक है भाई, आइए s और s को उड़ा दीजिए आप, अब s खत्म हो गया है ना, तो ये कितना आ जाएगा 900 है ना, 900, एस आपका खत्म हो गया तो 9 और 1 ये 10, 10 और 4 14, 14 1 15, ये 15 आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा 4, बोलिए 9 4 जा 36, 36 और ये +4 अब +1 ऊपर चला जाएगा 4, एस आपका कैंसिल हो गया, यहाँ का एस यहाँ का एस यहाँ का एस ये कैंसिल हो गया, सो 9 1 10 40, 40 और 1 41, ठीक है, तो 3600/41% होगा। अब इसका कैलकुलेटर से आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए तो जस्ट अ मोमेंट, हम लोगों ने आंसर सही किया है नहीं किया है, अरे हटो यार, ये कहाँ गया, यस 3600 and divided by 41, so this is coming out to be 87.8%, 87.8% is your answer, so this is 87.8%, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, बढ़िया,
यही बताया था मैंने आपको एफिशिएंसी कैलकुलेट करने में, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए ये एक और बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। एक आइडियल ट्रांसफार्मर दिया हुआ है आपको, और जिसपे N1 N2 और N3 लगे हुए हैं, है ना। ट्रांसफार्मर आपका आइडियल है, तो आइडियल कहने का मतलब कि आपकी वाइंडिंग रेजिस्टेंस इसकी, इसकी और इसकी तीनों की खत्म हो गई। ठीक है ना। अब बात आती है कि ये 3 लोड लगे हुए हैं और आपसे प्राइमरी करंट पूछा गया हुआ है और यहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ है कि इसकी वोल्टेज है 100। कैसे हम प्राइमरी करंट कैलकुलेट करेंगे? देखिए बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम है। क्या करेंगे आप, आपको मैंने बताया है, अब ये दोनों ट्रांसफर, ये प्राइमरी वाइंडिंग होगी और ये सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, तो हम क्या करेंगे, इस आर को लेके चले जाएंगे प्राइमरी पर। पहुंच गया, हमको इसकी वजह से करंट मिल जाएगा। इस वाले एक्स को ट्रांसफर कर देंगे हम कहाँ पर, प्राइमरी पर, हमको इसकी वजह से करंट मिल जाएगा। और दोनों करंट का जब हम फेजर्स हम ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, I1 मिल जाएगा। हम अगर फेजर डायग्राम जब मैंने पढ़ाया था उस वक्त भी मैंने यही काम किया था कि हमने अपने करंट को ट्रांसफ़र कर दिया था। मैंने वहाँ पर बाकायदा लिखा है वहाँ पर AIS और IS/A कि अगर स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा तो उसी के मुताबिक आप A से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, वहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। तो आइए जरा देखें 2 मिनट के अंदर ये प्रॉब्लम सब सॉल्व होते हैं। देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं, अब हम इनकी बात करें तो यहाँ से सबसे, अब रेजिस्टेंस को एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग ले जाने के लिए मैंने क्या बताया था कि ओम वाली क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के लिए ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ओम वाली क्वांटिटी को। तो इसका ओम है, तो सबसे पहले आप निकालिए N1/N2। तो आप N1/N2 निकालेंगे तो N1/N2 जो है आपका कितना दिया हुआ है, 4/2 दिया हुआ है। इसका मतलब कि 2 ग्रेटर देन 1 आ गया। ये हायर वोल्टेज साइड पर है, तो हायर वोल्टेज साइड पर है अगर, तो लोअर वोल्टेज से हायर वोल्टेज साइड पर ले जाने के लिए आप क्या कीजिएगा, आप लिखिएगा R डैश, है ना, ट्रांसफर्ड टू N1 साइड। क्या करेंगे हम A स्क्वायर इंटू R1 कर देंगे, यानी कि 2 का होल स्क्वायर इंटू 10 कर देंगे, तो हमारा R1 हमारा 40 ओम आ जाएगा। तो अब इसकी वजह से हमारा करंट कितना आएगा, तो हम यहाँ पर करंट I1 कैलकुलेट करेंगे इसकी वजह से। तो इसकी वजह से करंट हमारा I1 कितना होगा, V1 एंगल 0 डिग्री एंड डिवाइडेड बाई R डैश। तो V1 कितना हमारा 400 एंगल 0 डिग्री एंड डिवाइडेड बाई 40, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सो 10 एंगल 0 डिग्री, ये आपका आ गया, एक आपका आ गया 10 एंगल 0 डिग्री, ये निकाल दिया आपने। ये आपको I1 मालूम करना है, तो I1 क्या होगा, इसको हम IR कर देते हैं। I1 इज द फेजर सम ऑफ IR एंड प्लस IC, ये कैपेसिटिव है, सो IC, इन दोनों का फेजर सम आपका I1 होगा। अब आप प्रोग्राम बनाइए इनको ले जाने के लिए। अब यहाँ पर आप N1 और N3 की ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो देखिए। सो N1/N3, N1 कितना है, 4 है भाई, 4 है ना, और N3 कितना है, 1, तो ये कितना आ जाएगा 4। तो A की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 आ गई, यानी कि A की वैल्यू आपकी आ गई 4। ये लो वोल्टेज है, ये हाई वोल्टेज है, ट्रांसफर करके ले जाएंगे। ये ओम दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ओम है, ओम को ट्रांसफर उठाइए। तो आप इसको क्या लीजिएगा, आप XC डैश कीजिएगा, XC डैश रेफर टू हाई वोल्टेज साइड। तो जब इसको हाई वोल्टेज साइड पे लेके जाइएगा तो आप A स्क्वायर इंटू 2.5 कीजिएगा, है ना, इजकल टू A स्क्वायर इंटू XC। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अभी जो करंट होगा ये कैपेसिटिव करंट होगा, ये करंट इसका लीड करेगा कितने से, 90 डिग्री से, याद रखिएगा इस बात का। चलिए, सो अगर हम बात करें तो अगर हम इसको, अगर हम x के फॉर्म में भी रखना चाहें तो इसकी क्या वैल्यू होगी, -a हो जाएगी, -j। चूंकि क्या होता है XC जो होता है हमारा वो होता है 1/j ओमेगा c, और j से जब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, -j/ओमेगा c, और -j/ओमेगा c का मतलब कि -j/XC होता है। और XC की जो वैल्यू दी हुई है आपकी -j/XC, यानी कि ये दी हुई है, वो कितना आ गया 2.5, यानी कि A स्क्वायर इंटू 2.5 अगर आप कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 16 इंटू 2.5, 32, 32, 8, 40, 40 ओम आ जाएगा, ठीक है ना, 40 ओम। और ये कितना होगा, ये -j होगा, याद रखिएगा, इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपका XC ऐसे।
या तो अगर करंट के फॉर्म में लिखिएगा तो करंट लीडिंग होगा, तो जे से मल्टीप्लाई कर दो तो करंट आपका लीडिंग हो जाएगा। अब आइए आपके पास आ गया माइनस जे एक्सी। अब आप आईसी कैसे कैलकुलेट कीजिएगा भाई? सो आईसी कैलकुलेट करेंगे तो हम आईसी कैलकुलेट करेंगे V1 एंगल 0 डिग्री एंड डिवाइडेड बाई जो लेकर आए हैं वो, यानी कि माइनस जे एक्सी डैश। तो ये कितना हो जाएगा 400 एंगल 0 डिग्री एंड दिस इज माइनस जे और 40 है ना। तो ये कितना हो जाएगा 40/40 और एंगल हो जाएगी प्लस ऊपर जाके 90 डिग्री हो जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 400 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाई 40 एंगल माइनस 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो इसको ऊपर लेके जाइएगा, ये आ जाएगा 10 और ये कितना आ जाएगा 10 एंगल 90 डिग्री, यानी कि करंट ऑब्वियस हम जानते भी है कि कैपेसिटर का करंट 90 डिग्री से लीड करता है। सोचना क्या प्योर कैपेसिटर है, करंट इसकी 90 डिग्री से लीड करेगी, तो सोचने की बात ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं J × 10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको IC मिल गया। तो व्हाट विल बी आपका I1? I1 क्या होगा? I1 इज द फेजर सम ऑफ IR एंड प्लस IC, फेजर सम है ना। सो IR की वैल्यू कितनी है भैया 10 और प्लस J 10, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आया मजा? ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है और ये आपका ट्रांसफॉर्मर है। ठीक, ये ट्रांसफॉर्मर है आपका, ये ऐसे सप्लाई दी हुई है और ये आपको सप्लाई दी हुई है। ठीक है, आपने सप्लाई दे दिया ऐसे। अब यहाँ से अब आपका एक फ्लक्स मूव करेगा, है ना। ये हमारी जो फ्लक्स जाती है, अगर हम करंट ऐसे फ्लो करें, ठीक है, ये भी आप शॉर्ट कर लीजिए, लोड लगा दीजिए, इसमें लोड लगा दीजिए, और ये अगर करंट से फ्लो करती है तो एक फ्लक्स हमारा इस तरफ जाता है जिसको हम लीकेज फ्लक्स बोलते हैं, और ये हमारा लीकेज रिएक्टेंस देता है XL1, है ना। और ये हमारा ये भी लीकेज रिएक्टेंस देता है आपका XL2, और ये आपका जाता है, आपको मिलता है XM, यानी कि φm की वजह से ये φm फ्लो कर जाता है तो XM को मैग्नेटाइजिंग रेजिस्टेंस मिल जाता है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द रिलेशन, और व्हाट इज द रिलेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अमॉन्ग XL1, XL2 एंड XL। क्या रिलेशन है इसमें, ये हमारे से पूछा गया, बहुत बढ़िया ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमको ये मालूम करना पड़ेगा, बिकॉज ये फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, तो ये XL, ये आपका ये लीकेज फ्लक्स जाता है यहाँ पर, और ये आपका यहाँ से लीकेज फ्लक्स जाता है ये। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंस एंड फ्लक्स। ठीक है, देखिए ये लीकेज फ्लक्स है, इसकी वैल्यू मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स से कम होती है, इतना तो बात तय है ना इसकी, हम ये हमको मालूम है। अब बात करते हैं हम, अब ये कम क्यों होती है, ये भी देख लें कि क्यों लीकेज फ्लक्स की वैल्यू कम होती है। आइए पहले सबसे पहले ढूंढिए कि लीकेज फ्लक्स और रिएक्टेंस में क्या रिलेशन है। सो F इज इक्वल टू φR होता है ना, F इज इक्वल टू φR एंड F इज इक्वल टू φR एंड φ इज इक्वल टू LI भी होता है शायद, और L इज इक्वल टू म्यू नॉट N² A/L भी होता है शायद। सो अगर हम देखें यहाँ पर, सो हमारा रिएक्टेंस जो है वो हमारा इंडक्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, रिएक्टेंस हमारा इंडक्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, और ये हमारा ये किसके बराबर आता है, अगर हम इसको N दे दें, सो N², और ये हम लिख दें 1L/म्यू नॉट A लिख दें, तो क्या होगा N² डिवाइडेड बाई ये हमारा रिलक्टेंस आ जाएगा, है ना। और ये हमारा X जो है वो इसके प्रोपोर्शन होता है, यानी कि X विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस। ठीक है भाई, देखो बढ़िया से देख लो, रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस। अब आप देखिए कैसे बहुत मजे से अब सॉल्व हो जाएगा, कोई बात ही नहीं है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एयर है, एयर के थ्रू आपकी लीकेज फ्लक्स जाती है, और एयर की रिलक्टेंस क्या होती है, एयर की रिलक्टेंस बहुत हाई होती है, इसकी रिलक्टेंस जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है।
तो एयर के अगर रिलक्टेंस ज़्यादा होगी तो आपका रिएक्टेंस क्या होगा, कम होगा, है ना, कम होगा, रिएक्टेंस कम होगा। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, यानी कि यहाँ पर XL1 जो होगा हमारा वो कम होगा ड्यू टू हाई R। ये जो फ्लक्स जा रहा है हमारा, ये वाला फ्लक्स, ये आयरन कोर से जा रहा है, आयरन कोर से, है ना, और आयरन कोर से जा रहा है। तो आयरन कोर की रिलक्टेंस क्या होती है, रिलक्टेंस ऑफ आयरन कोर, यानी कि रिलक्टेंस ऑफ आयरन कोर इज वेरी स्मॉल, है ना, वेरी स्मॉल। तो रिलक्टेंस अगर इसकी कम होगी तो इसकी रिएक्टेंस क्या होगी, देखिए यहाँ पर रिलक्टेंस अगर कम होगी तो हमारा XM जो होगा वो ज़्यादा होगा ड्यू टू लो रिलक्टेंस ऑफ आयरन। ठीक है, पक्की बात है ना। तो अब क्या हम लोग आंसर कर सकते हैं क्या अब अच्छा फ्लक्स की बात कर लें। सो भाई फ्लक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या आता है, F इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू एल आई, ये भी आता है ना, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आता ही आता है ना। तो ये हमारा क्या होगा, यानी कि रिएक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स में हो जाएगा। तो फ्लक्स और रिलक्टेंस में भी हमारे को रिलेशन मिल गया कि फ्लक्स और फ्लक्स और रिएक्टेंस भी हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसका मतलब कि अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आयरन ज़्यादा, ये रिलक्टेंस ज़्यादा होने की वजह से फ्लक्स हमारा कम होता है, यहाँ पर कहाँ पर, एयर में, यानी कि लीकेज फ्लक्स की बात करते हैं। और अगर हम मैग्नेटाइजिंग ब्रांच की बात करें तो ये हमारा प्रोपोर्शनल है, तो ये भी हमारा ज़्यादा होगा। तो अब हमारे को रिलेशन मिल जाएगा क्या, मिल जाएगा दोनों में रिलेशन, यस मिल जाएगा। यानी कि XL1 एंड XL2 ये हमारे मोरलेस से इक्वल लिए जाते हैं, मोरलेस बराबर लिए जाते हैं। वैसे कोई मेथड आज तक डेवलप नहीं हुआ है, मैंने आपको पढ़ा दिया है उस वक्त जहाँ पर मैंने ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट पढ़ाया था। कोई भी ऐसा मेथड डेवलप नहीं हुआ है जो कि लीकेज रिएक्टेंस को अलग कर दे, इसलिए हम इसको बराबर मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि XL1 और XL2 जो कि दोनों बराबर हैं और स्मॉलर देन किससे होंगे, XM से, ठीक है ना। यानी कि XM आपका बड़ा होगा और XL1 और XL2 आपका छोटा होगा। मजेदार क्वेश्चन है, देखिए सब एनालिसिस है, कहाँ से जोड़ जोड़ के पहुंच गया आप वहां तक। तो ये सब बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा, सब बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, ओके।